थी हम लोग पहुंच चुके हैं आपका इकोनॉमिक्स की पहली क्लास पर। कल इकोनॉमिक्स की हम दूसरी क्लास को कर रहे होंगे। बड़े ध्यान से आप प्रश्नों को पढ़ेंगे और उत्तर देंगे, ठीक है? शुरू करें। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखेंगे, पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। सीमा यादव जी, मुनीश कुमार, सोनू कुमार, अंकित चौधरी, काव्या साक्य, राहुल वर्मा, सत्येंद्र सिंह, यश शर्मा, अनुभव सिंह, सचिन कुमार, सारे प्यारे साथियों का बहुत स्वागत है। तो निम्न में से कौन सा किसी अर्थव्यवस्था में समग्र मांग का भाग नहीं है? मतलब जो एक आपका क्या बोलेंगे, अग्रीगेट डिमांड का पार्ट नहीं होता है। तो कभी भी मांग उठेगी तो किस चीज की उठेगी? ठीक है, किसी इकोनॉमी में क्या निर्यात की, कि भाई चीजें ज्यादा हैं तो बाहर भेजी जाएं, किसी दूसरी कंट्री को सामान भेज देना, ये क्या होता है? एक्सपोर्ट होता है। पूंजीगत माल, किसी प्रोडक्शन के लिए गुड्स की जरूरत होगी, जी भैया। क्या इंपोर्ट की देश में मांग उठ रही है कि भाई कोई सामान है तो किसी अन्य देश से अपने देश में सामान मंगाना, वो इंपोर्ट होता है। लेकिन जनसंख्या वृद्धि, क्या कभी कोई आपका इस तरह की मांग उठेगी कि जनसंख्या बढ़े? मांग हो सकती है जनसंख्या में कमी की, लेकिन जनसंख्या वृद्धि कभी मांग नहीं हो सकती, है ना? कोई दिक्कत? ऐसे ही याद रख लेना, जो साथी आपका एवरेज प्रोडक्ट होता है, एवरेज प्रोडक्ट होता है, वो क्या होता है? औसत उत्पाद क्या होता है? ये होता है आपका टोटल प्रोडक्ट अपॉन लेबर। कुल उत्पाद, कुल उत्पाद अपॉन श्रम। एवरेज प्रोडक्ट क्या होगा आपका? क्या बोलोगे भैया जी? एवरेज प्रोडक्ट जो होता है आपका, एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? टोटल प्रोडक्ट होगा आपका, और टोटल प्रोडक्ट अपॉन लेबर हो जाएगा, ठीक है? लेबर होगा। Okay. उत्पादन के चार कारक कौन कौन से होते हैं? अगर आपको प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए कौन सी चीजों की जरूरत होगी? पूंजी, कैपिटल चाहिए क्या? आप कहेंगे जी भैया कैपिटल तो चाहिए, ठीक है। क्या परिवहन, बगैर परिवहन के काम नहीं हो सकता? हो सकता है, ठीक है। कुछ ऐसा प्रोडक्शन हो जिसको सिर पर ही काम हो जाए, लेबर से ही काम हो जाए, परिवहन की जरूरत ही ना पड़े। उत्पाद शुल्क की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं। एंटरप्रेन्योरशिप से ही क्या आपका प्रोडक्शन होगा, कि कोई आपका एंटरप्रेन्योर है? एंटरप्रेन्योर बोलते हैं वैसे, एंटरप्रेन्योरशिप। तो आप कहेंगे नहीं भैया, परिवहन जरूरत नहीं। किसी भी प्रोडक्शन के लिए आपको लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, पूंजी कैपिटल चाहिए, और क्या बोलेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप। इसके साथ में इन सारी चीजों, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप को इसने जोड़ दिया, उद्यम को, उद्योग को बोले, इंडस्ट्री को बोले, तो एक बार को ठीक हो जाता है। तो उद्यमिता उत्पाद शुल्क के साथ में कभी भी नहीं, ठीक है, नेवर। लेकिन पूंजी के साथ में अगर आपका उद्यमिता है, इसके कैपिटल के साथ में अगर आपका इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो एकदम से ठीक हो जाता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं जी। द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936 नामक पुस्तक किस अर्थशास्त्री द्वारा लिखी गई है? इकोनॉमी की बहुत चर्चित पुस्तकें हैं। तो क्या बोलेंगे, क्या एडम स्मिथ ने लिखा है इसको? तो आप कहेंगे नहीं भैया, इनको कीन्स ने लिखा है। किसने लिखा है इस पुस्तक को? भैया कीन्स ने लिखा है, ठीक है। जैसे मिल्टन फ्रीडमैन की बात करें, ये आपका, ये भी अमेरिकन है, यूएसए के एक नोबलिस्ट थे, ठीक है, यूएसए के एक नोबलिस्ट इकोनॉमिस्ट हैं, यूएसए के एक अर्थशास्त्री थे, ठीक है, इनको भी नोबेल प्राइज मिला हुआ है। अच्छा, इन चारों ऑप्शन में से बताए, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स के पिता किसको कहते हैं? तो अर्थशास्त्र के पिता हैं कौन? आपका एडम स्मिथ। कौन सी बुक लिखी थी इन्होंने? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है। कौन है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? वो है आपका एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ की बुक्स की अगर बात करें दोस्त हम, इन्होंने कौन सी बुक्स लिखी? वेल्थ ऑफ नेशंस। क्या बोलेंगे? वेल्थ ऑफ नेशंस बुक किसने लिखी है? वेल्थ ऑफ नेशंस बुक इन्होंने लिखी थी। और कब लिखी थी? 1776 में लिखी थी। थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट ये किसने लिखी? थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स ये भी इन्होंने ही लिखी। थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स 1759 की इन्हीं की बुक है, 1759 की। इसकी है आपका एडम स्मिथ की बुक है। और द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी ये कीन्स की बुक है। किसकी है? ये कीन्स की बुक है। अगर मैं बात करूं अर्थशास्त्र किसने लिखी थी पुस्तक? तो अर्थशास्त्र, यूं तो वो अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं है, पॉलिटी से रिलेटेड बुक है।
ये किससे रिलेटेड है? पॉलिटी से। अर्थशास्त्र को किसने लिखा था भैया? चाणक्य ने लिखा था। क्या बोलोगे? चाणक्य ने लिखा था। जैसे मैं आपसे पूछूं, नेशन बिल्डिंग पुस्तक किसने लिखी है? नेशन बिल्डिंग बुक किसने लिखी है? नेशन बिल्डिंग बुक किसने लिखी है? जैसे साथी मैं आपसे पूछूं, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया ये पुस्तक किसने लिखी है? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया ये बुक किसने लिखी है? तो अगर हम बात करें नेशन बिल्डिंग की तो वो एम विश्वेश्वरैया। क्या बोलोगे? एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया ने लिखी है। ठीक है। और प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया ये भी किसकी है? एम विश्वेश्वरैया की है। एम विश्वेश्वरैया। मुझे बताओ, दादा भाई नौरोजी ने अर्थशास्त्र की कौन सी पुस्तक लिखी थी? फटाफट से आंसर करेंगे। दादा भाई नौरोजी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? आप सबसे मेरा क्वेश्चन है। दादा भाई नौरोजी की बुक का क्या नाम है? क्या बोलेंगे? नौरोजी। तो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी बोलते गरीबी को। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया ये किसकी है साथी आपका? ये दादा भाई नौरोजी की बुक है। दादा भाई नौरोजी की। बहुत बढ़िया अर्जुन, वेरी गुड। काजल जी एकदम ठीक आंसर है। आगे। किसी भी उत्पाद के पैकेज पर अंकित एमआरपी का क्या अर्थ होता है? आपने देखा होगा पार्ले जी पर भैया एमआरपी 5, जैसे 5 लिखा हुआ है या 6 लिखा हुआ है कहीं पर, तो इसका मतलब है इससे ज्यादा में नहीं चीज को बेच सकते हैं, इससे कम कितने में हो, ये मैक्सिमम प्राइस है। किसी भी कोने में पहुंच जाएगा, एमआरपी ये रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो क्या बोलेंगे? मार्जिनल रेट प्राइस होता है ये, या मैक्सिमम रेट प्राइस होता है? तो आप क्या बोलेंगे भैया? ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, एमआरपी। मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है। एक एमआरपी और आता है इकोनॉमिक्स में, उसको बोलते हैं आप क्या? मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। तो देख लेना, वो एमआरपी की बात कर रहा है, यानी प्राइस की बात कर रहा है, या फिर प्रोडक्ट की बात कर रहा है? रेवेन्यू प्रोडक्ट होता है आपका, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट होगा। ठीक है। जैसे सीपी क्या होता है? सीपी क्या होता है? वो कॉस्ट प्राइस होता है। लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस होता है। एसपी क्या होता है? ये तो मैथमेटिक्स में भी आप पढ़ते होंगे। सेलिंग प्राइस होता है, विक्रय मूल्य जिसको बोलते हैं, सेलिंग प्राइस होता है। टीसी क्या होता है इकोनॉमिक्स में? टीसी होता है टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट होता है, टोटल कॉस्ट होता है। आपसे पूछे अंकित मूल्य पहली बार कब अंकित किया गया था, कब उसको मार्क किया गया था? तो एमआरपी का जो कॉन्सेप्ट है वो पहली बार 1990 में आया था। पहली बार कब आया था? 1990 में। इसके लिए फिर एक एक्ट आया, उस एक्ट का नाम है वेट एंड मेजर एक्ट। क्या बोलोगे? वेट एंड वेट एंड मेजर वेट एंड मेजर मेजर्स एक्ट कब आया था? 1997 में इसको लाया गया, 1997। ठीक है। किसके लिए? अधिकतम खुदरा मूल्य के लिए, मैक्सिमम रिटेल प्राइस अर्थात अधिकतम खुदरा मूल्य के लिए लाया गया। बहुत बढ़िया सोनू मीना, आपने ठीक आंसर दिया था दादा भाई नौरोजी की बुक का। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी? स्वतंत्रता यानी कि जब 1947 की बात हम कर रहे हैं, तो 1947 में दोस्त अगर पूछे आपसे कि 1947 में भारत की जो इकोनॉमी थी वो कैसी थी, बताएंगे? क्या कहेंगे आप? आंसर आना चाहिए। आज तो भारत की लगभग 24 बिलियन यूएस डॉलर पर अर्थव्यवस्था पहुंच चुकी है। उस समय आपका भारत की आज़ादी के समय आपसे पूछे भारत की जीडीपी कितनी थी? 2 लाख, क्या बोलेंगे? 2,70,000 करोड़ रुपए थी। करोड़ रुपए। ये कब थी भारत की इकोनॉमी? आज़ादी के समय पर। ये जीडीपी थी 1947 में, आज़ादी के समय जीडीपी थी। तो उस समय भारत अल्पविकसित था और स्टैगनेंट था, मतलब विकास का कुछ जब समझ में ना आए कि भाई रुका हुआ है, अब होगा भी नहीं होगा, अंग्रेजों ने तो आज़ाद किया और भारत की इकोनॉमी को ऐसे छोड़ दिया कि ये बर्बाद हो जाएगा। सब लोगों ने भी बोला, दुनिया के बहुत बड़े उस समय के विश्लेषकों ने, इकोनॉमिस्ट ने बोला कि ये देश सरवाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन नेहरू जी की पॉलिसीज बहुत अच्छी थी उस टाइम पे। आज का यूथ नेहरू जी को ना समझता हो, लेकिन आप नेहरू जी के बारे में अध्ययन करेंगे तो आप जानेंगे कि बहुत टेक्निकल आदमी नेहरू थे। ठीक है।
अल्प विकसित और रुद्ध जिन्होंने इस देश को खड़ा किया। लेकिन वर्तमान में कैसी है हमारा, वर्तमान में हमारी कैसी इकोनॉमी है प्रेजेंट में, तो भैया डेवलपिंग है। डेवलपिंग यानी आज हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं। विकसित तो है नहीं, विकसित कौन होते हैं, जर्मनी, जापान, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, रूस, ये विकसित देशों में आते हैं। अविकसित जो अत्यंत पिछड़ी हुई हैं, ठीक है, अफ्रीका के कई देश हैं, आगे आते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में श्रमिक ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो तृतीयक नहीं है, तृतीयक नहीं है। आप जानते हैं प्राइमरी सेक्टर होता है जिसको प्राथमिक क्षेत्र हम कहते हैं। प्राइमरी सेक्टर में कौन सी चीजें आती हैं, प्राइमरी में आती हैं भैया एग्रीकल्चर हो गया, जैसे कृषि हो गया, ठीक है, एग्रीकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, पशुपालन हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया यानी कि वानिकी हो गया, आपका वानिकी हो गया, फिशिंग हो गया, फिशिंग का अर्थ होता है क्या, मत्स्य पालन होता है। तो ये सब क्या है, ये प्राइमरी सेक्टर है। सेकेंडरी सेक्टर जो होता है जिसको द्वितीयक क्षेत्र बोलते हैं। सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक क्षेत्र में क्या होता है आपका, भैया इसमें उत्पादन आ जाता है, विनिर्माण, कुछ भी आप फैक्ट्री में बना रहे हैं, ठीक है, विनिर्माण आ जाता है। और टर्शरी में क्या आता है, संचार आता है, जी भैया टर्शरी में आ जाएगा। परिवहन आपका आ जाएगा, जी भैया। बैंकिंग आ जाएगा तीसरे में, जी भैया। चीनी मिल, तो चीनी मिल क्या बना रही है, चीनी बना रही है, तो कुछ निर्माण कर रहा है, तो ये तो सेकेंडरी हो गया। ये तो साथी क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया, है ना, सेकेंडरी हो गया। चीनी मिल किस में आ जाएगी, सेकेंडरी में आ जाएगी। जैसे संचार है, परिवहन है, बैंकिंग है। तो तीसरे सेक्टर को ही हम क्या बोलते हैं, कोई भी सेवा की बात हो, यानी कि तीसरे सेक्टर को ही हम क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर बोलते हैं। सर्विस सेक्टर इसी को कहा जाता है भैया, सर्विस सेक्टर इसी को कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका अगर मैं बात करूं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गए, जितने भी शिक्षण संस्थान हो गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, इनको किस में रखेंगे, शिक्षण संस्थानों को, तो ये भी जाएंगे आपका थर्ड में। बहुत बढ़िया जानवी, एकदम सही है। निम्न में से कौन सा रोजगार के तृतीयक क्षेत्र का उदाहरण है जो तीसरे में जाएगा, बताएंगे, तीसरे में जाएगा। सूती कपड़ों का कोई उत्पादन हो रहा है, तो कुछ भी प्रोडक्शन होगा तो वो क्या हो जाएगा भैया, वो द्वितीयक क्षेत्र में जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर में जाएगा। कृषि, तो क्या बोलेंगे, ये प्राइमरी सेक्टर में है, पहले सेक्टर में जाएगा। वानिकी, फॉरेस्ट्री, ये भैया पहले में जाएगा, हमेशा पहला पहला सेक्टर होगा। शिक्षण, टीचिंग किस में जाता है आपका, ये टर्शरी है, तृतीयक क्षेत्र है, क्या बोलेंगे भैया जी, ये तृतीयक क्षेत्र है। निम्न में से कौन सा खुली अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। एक तो साथ ही खुली होता है, एक बंद अर्थव्यवस्था होता है। बंद अर्थव्यवस्था कौन सी होती है, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था को हम क्या बोलते हैं कि भैया वो विकासशील है, और साथ में हम कहते हैं भारत की कैसी इकोनॉमी है भैया, मिक्स्ड इकोनॉमी है। कैसी है, सार्वजनिक और निजी का सम्मेलन है, मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। ऐसी होती है बंद अर्थव्यवस्था जिसमें आयात निर्यात लगभग बंद हो, बिल्कुल तो बंद हो ही नहीं सकते, कोई देश सर्वाइव ही नहीं करेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बगैर। लेकिन अगर बात करें इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो लगभग बंद हो, जैसे उत्तर कोरिया इसका उदाहरण आता है, वो बंद है। लेकिन खुली अर्थव्यवस्था में क्या होता है, तो प्रौद्योगिकी आयात करने की स्वतंत्रता, कि आप भैया क्या बोलेंगे, टेक्नोलॉजी को किसी और दूसरे देश से ले सकते हैं, बिल्कुल, ये ओपन इकोनॉमी की विशेषता है। विदेशी निवेश की स्वतंत्रता, एफडीआई हमारे देश में है, हमारे देश की खुली अर्थव्यवस्था है, जी भैया। एफडीआई मतलब होता है विदेशी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जिसको एफडीआई बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, कि बाकी के देश भी हमारे देश में निवेश कर सकते हैं और यहाँ से फायदा ले सकते हैं। उद्योगों की लाइसेंसिंग, जैसे आपको याद हो पीवी नरसिम्हा सरकार ने क्या कर दिया था 1991 में, एलपीजी पॉलिसी लेके आए तो लाइसेंसिंग को कम किया था, जी भैया। बड़े पैमाने पर प्रतिबंध, ये अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। भाई प्रतिबंध ही हो जाएंगे तो फिर कैसी अर्थव्यवस्था हो गई। अगर साथ ही आपका रेस्ट्रिक्शंस हो गए बहुत सारे, तो फिर किस बात की आपका ओपन इकोनॉमी हो गई, फिर तो वो क्लोज्ड इकोनॉमी में आ जाएगा, ठीक है, क्लोज्ड। तो इसमें आयात निर्यात क्या होता है, खुले तौर पर होता है, कोई किसी प्रकार की रोक नहीं होती, आप आयात भी कर सकते हैं, एफडीआई बाकी देश निवेश भी कर सकते हैं। लाइसेंसिंग को कम किया जाता है, मतलब रूल्स को क्या किया जाता है, थोड़ा सॉफ्ट किया जाता है, ताकि जो मनी फ्लो है वो किसी कंट्री में बढ़ाया जा सके। ओके। निम्नलिखित में से क्या सार्वजनिक क्षेत्र की एक इकाई नहीं है, जो क्या है आपका पब्लिक सेक्टर की नहीं है। जैसे एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, तो ये बिजली बनाने का काम होता है एनटीपीसी में, तो ये क्या आपका आपका पब्लिक सेक्टर है, जी भैया। भारत क्या बोलोगे, हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भेल,
तो ये भी क्या है आपका भैया, ये भी आपका सार्वजनिक क्षेत्र की है। जैसे आपका IOCL है, आपका इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र की है। BCCL सार्वजनिक क्षेत्र की है। लेकिन ICICI एक प्राइवेट बैंक है। ICICI एक प्राइवेट बैंक है। जैसे मैं बोलूं आपसे SBI क्या है, वो सार्वजनिक क्षेत्र का हो गया, लेकिन HDFC क्या है भैया, वो प्राइवेट आपका फील्ड हो गया। ICICI बैंक की स्थापना कोई बता सकता है मुझे? ICICI बैंक की। हेलो 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 हेलो। एक बार सारे दोस्त बोलेंगे, क्या मेरी आवाज़ क्लियर है? बोलेंगे। भैया BCCL क्या होता है? भारत कुकिंग ऑयल होता है। ठीक है, भारत कुकिंग कोल लिमिटेड होता है। ये सब सार्वजनिक क्षेत्र की। जैसे ICICI की बात करूं मैं, इंडस्ट्रियल क्रेडिट, पूरा नाम बोलो इसका, क्या कौन कौन जानते हैं? इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल क्रेडिट, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या बोलोगे? 1994 का है भैया, 1994 का है। जैसे NTPC की बात करें 1975 का है। भेल की बात करें 1964 का है। भारत कोल क्या बोलेंगे आपका, क्या बोलेंगे कब का है? 1972 का है। ओके, नेक्स्ट। HDFC पूछ लूँ मैं आपसे, एक्सिस बैंक पूछ लूँ, वो सब क्या है? वो प्राइवेट है। ऑल क्लियर ऑडियो एंड वीडियो जी कुमार भाई? ओके। अर्थव्यवस्था के आकार के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त माप कौन सी होती है? किसी अर्थव्यवस्था का आकार आपको देखना है, किसी इकोनॉमी के साथ ही साइज की बात अगर हम करें, तो उसके लिए क्या देखा जाता है? NDP, इनके फुल फॉर्म याद रख लेना, सबके पूछे जाते हैं। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, NDP क्या होता है? GNP का फुल फॉर्म, आपसे NNP का फुल फॉर्म पूछे या GDP का फुल फॉर्म पूछे, तो क्या पूछेंगे? किसी भी देश में भैया GDP का जो मेजरमेंट है, वही क्या है, सबसे अच्छी माप है। ठीक है, जैसे GDP का फॉर्मूला क्या होता है? GD का फॉर्मूला होता है C+I+G +X-M होता है। X-M ये GDP का फॉर्मूला होता है। C4 क्या होता है? कंजप्शन होता है। कंजप्शन, जितना कंजप्शन इस देश में हो गया, हम तुम और आप सबने मिलकर के जो खर्च कर दिया, उपभोग। ठीक है, जो देश में इन्वेस्टमेंट हुए, I4 होता है इन्वेस्टमेंट अर्थात निवेश। क्या होता है जी? निवेश होता है। G4 होते हैं जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स होते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, यानी कि सरकारी खर्च होते हैं, सरकारी खर्च होते हैं, सरकारी खर्च। और X4 क्या होता है? आपका एक्सपोर्ट होता है, जितना देश से बाहर सामान गया। और M जितना हमने मंगाया। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी कि निर्यात माइनस आयात हो जाएगा। ठीक है साथी, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ये किसका फॉर्मूला है? ये है आपका GDP को निकालने का फॉर्मूला, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता क्या है? ठीक है, वर्ष के अंदर, ठीक है, एक वर्ष के जो अंदर है, वर्ष के एक ईयर में, ठीक है, जितने भी हमारी सर्विसेज हैं उनका जो प्रोडक्ट है, वर्ष के अंदर जो सेवाओं का मूल्य है, जो सर्विसेज का आपका क्या है, प्राइस है, वैल्यू है, सेवाओं का मूल्य, वर्ष के अंदर सेवाओं का जो मूल्य होता है। यहीं पर फिर आता है आपका GDP डिफ्लेटर क्या होता है, जिसको GDP अपस्फीति कारक बोलते हैं। GDP अपस्फीति कारक। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? नॉमिनल GDP, नॉमिनल GDP अपॉन अपॉन रियल GDP, यानी वास्तविक और रियल GDP को अगर भाग कर देंगे तो GDP अपस्फीति कारक निकल जाता है। नॉमिनल को नॉमिनल ही याद रखना है। GDP अपस्फीति कारक कैसे निकालते हैं? ठीक है, वास्तविक GDP से भाग करके, इस तरह का प्रश्न भी पूछा जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। HDFC 1994 भैया, बहुत शानदार, बहुत अच्छा उत्तर दिया है पीयूष गुप्ता जी ने।
GDFCF का सही पूरा नाम क्या होता है? ग्रॉस डेवलपमेंट ऑन फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो क्या होता है ये? दरअसल में जीडी जो होता है आपका, ये होता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होता है। फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होता है। फिक्स्ड करेंसी फॉर्मेशन नहीं होगा, फंडिंग नहीं होगा, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ये हो सकता है। ग्रास डेवलपमेंट नहीं हो सकता, ग्रास डोमेस्टिक होगा। GDFCF कैपिटल किसी भी पूंजी को साथी बढ़ाने के लिए, ठीक है। बाकी ये वाली फुल फॉर्म याद रखेंगे सारी। जी भैया ये सब याद रखेंगे हम, ये आपको पता होना चाहिए। आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक किसमें वृद्धि है? मतलब कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसका जो एक अच्छा इंडिकेटर है वो क्या है? एक सस्टेन्ड ग्रोथ। सस्टेन्ड का मतलब होता है बनाए रखना। एक ग्रोथ बनी हुई है और उसमें लगातार बड़ी बढ़ोतरी हो रही है। तो जीडीपी को बोलेंगे, जीएसटी को बोलेंगे, एसटीसी को बोलेंगे, या वैट को बोलेंगे? जीडीपी को कहते हैं। किसको बोलेंगे भैया? जीडीपी को कहते हैं। जीएसटी कब लागू हुआ था बताएंगे भैया? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। एक बार थम्स अप करके बताओ भैया, जीएसटी के बारे में आप सब जानते हैं। एसटीसी की बात करते हैं, इसको कोई टैक्स नहीं। वैट की बात करें, ये 1 अप्रैल 2005 में लागू हुआ था। 1 अप्रैल 2005 में लागू हुआ वैट, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं वैल्यू एडिड टैक्स। वैल्यू मूल्य वर्धित कर इसको कहा जाता है, वैल्यू एडिड टैक्स कहते हैं, ठीक है। एक सैनवैट भी होता है। सैनवैट, सैनवैट का मतलब भी क्या हुआ? सेंट्रल यानी केंद्रीय वैल्यू एडिड टैक्स। ये हुआ था अप्रैल 2000 में, उससे भी पहला है। अप्रैल 2000 में ये लागू हुआ था। समझ गई ना? वैट क्या है? वैल्यू एडिड टैक्स। और सैनवैट क्या है? सेंट्रल वैल्यू एडिड टैक्स हो जाएगा, सेंट्रल वैल्यू एडिड टैक्स हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी? जीएसटी के बारे में क्या क्या जानते हो? एक एक शब्द लिखो, मैं पहचान पाऊंगा। जैसे जीएसटी लागू करने वाला राज्य आपका असम है। भारत 161वां देश बना। सबसे पहले ये आपका कहाँ पर लागू हुआ था? आपका भैया फ्रांस में लागू हुआ। भारत जो है इसको कनाडा मॉडल पर भारत ने इसको लॉन्च किया। 3 प्रकार का जीएसटी होता है मुख्यतः आपका। एक तो होता है सेंट्रल जीएसटी, सीजीएसटी। एक स्टेट जीएसटी होता है, एसजीएसटी। और एक होता है इंटीग्रेटेड आपका जीएसटी होता है। स्लैब्स आप जानते ही हैं, जीरो रेटेड को काउंट नहीं करते। क्या बोलेंगे? आपका 5%, 12%, 18% और आपका 28% होता है। केलकर समिति ने क्या की थी? इसकी सिफारिश की थी कि भैया इसको जीएसटी को लागू करो, है ना। केलकर समिति, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। भैया 0% से शुरू होता है टैक्स, बिल्कुल 0% से शुरू होता है। नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है पूरे देश का? इसको बोलते हैं आपका, जैसे जीडीपी तो होता है सकल, क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद। ये होता है आपका सकल। नेट का मतलब होता है टोटल, पूरे वर्ष का। सकल का मतलब ये होता है, जैसे मैं बोलूँ किसी की सकल आय, तो उसका मतलब होता है मैं उसकी पूरे साल की इनकम की बात कर रहा हूँ। सकल राष्ट्रीय उत्पाद है ये। और जीडीपी क्या होता है? वो होता है सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद को कैसे, क्या रिलेशन है इसका? तो कभी भी याद रख लेना आप, एनएनपी से साथी नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालना है तो इसके लिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है आपका, जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो। क्या माइनस कर दो? डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो। डेप्रिसिएशन को, डैप को माइनस कर दो, ठीक है। अब ये डेप्रिसिएशन क्या होता है? मतलब पूरे एक साल में किसी भी चीज की कीमत में जो कमी आ जाती है। जरूरी थोड़ी है हमेशा समय के साथ कीमतें बढ़ती ही हैं, कीमतें कम भी तो होती हैं। यस और नो? जी भैया। तो कोई भी एसेट, मूल्यह्रास क्या होता है? कोई भी एसेट है, एसेट का मतलब है कोई भी संपत्ति है, एसेट्स की कीमत में जो कमी आ जाए, एसेट्स की कीमत में 1 वर्ष में जो कमी आ जाती है, 1 वर्ष में कमी। जैसे कोई चीज 10 रुपए की थी लेकिन समय के चलते हुए आर्थिक मंदी की वजह से उसकी कीमत 9 रुपए हो गई, किसी भी वजह से रही हो, 9 रुपए उसकी कीमत आ जाए, तो ये क्या हो गया? उसके एसेट में क्या हो गया? डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है। डेप्रिसिएशन हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, कमाल कमाल कमाल, वेरी गुड। आगे एक बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है भैया, जीएसटी में 15 डिजिट होती हैं। जी हाँ, उसको बोलते हैं जीएसटीआईएन। क्या बोलते हैं? गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं, जीएसटीएन। पर कितने अंकों का होता है? 15 अंकों का होता है। भैया जीएसटी के फादर अटल बिहारी वाजपेयी हैं। जी भाई साहब, एकदम सही आप लिख रहे हैं। और बताइए।
कोई दिक्कत। भैया 13वें को एक बार देखिए, ऑप्शन ए एंड बी दोनों सेम है। अब कहाँ सेम है मेरे भाई, कहाँ सही है? 13 में ए और बी सेम दिख रहे हैं क्या भाई आपको? देखना जरा, अरे यार बुद्धू। देखो यहाँ से एक बात और याद रख लेना, अगर हम बात करें यहाँ से जीएनपी निकालोगे तो एनएनपी में क्या कर दोगे, इसको ऐड कर दोगे। जी भैया। भाई मुंह धो के बैठा करो सुबह क्लास में, और सुबह सुबह उठ के नहा लिया करो। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? जो नेशनल इनकम है या कि उसकी गणना किसके द्वारा की जाती है? या मैं पूछूं जीडीपी की गणना किसके द्वारा की जाती है? जीडीपी की जो कैलकुलेशन करता है वो कौन करता है? जीडीपी की गणना। या नीति आयोग? नीति आयोग किसकी जगह बना था भैया? ये तो योजना की जगह बना था। जो प्लानिंग कमीशन था आपका, योजना आयोग की जगह इसको बनाया गया था। कब बना था ये आपका? जनवरी 2015 में बना था। क्या बोलेंगे? जनवरी 2015 में। ये तो देश के लिए क्या बनाता है? देश के लिए पॉलिसीज बनाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, कि हम भारत को बदल पाए उसके लिए कौन सी योजनाएं चाहिए, वो नीति आयोग का काम है। क्या बोलेंगे? नेशनल इनकम को क्या, वित्त मंत्रालय क्या फाइनेंस से रिलेटेड चीजें करेगा? सीएसओ करता है क्या आपका? नहीं जी भैया। क्या एनएसएसओ करता है? एनएसएसओ आप कहेंगे नहीं भैया। अब क्या कर दिया गया, जो आपका साथी याद रख लेना, ये सीएसओ ऑप्शन सी और नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, इन दोनों को मिलाकर के क्या कर दिया गया? एनएसओ कर दिया गया, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस। क्या बोलते हैं? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। नेशनल स्टेटिस्टिकल, ठीक है, टिकल ऑफिस। एनएसओ कर दिया गया, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस। एनएसओ किया गया आपका, तो इसको बोलते हैं क्या? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ही क्या करता है दोस्त आपका? यही जीडीपी की भी और नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, यानी इनमें से कोई नहीं होगा। एनएसओ जब तक नहीं होगा तब तक नहीं चुनेंगे, ठीक है। तो जीडीपी की गणना भी कौन करेगा भैया आपका? क्या बोलेंगे? ये इन्हीं के द्वारा की जाती है, एनएसओ के द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का प्रथम प्रयास किसने किया था? ठीक है, बोलेंगे भी फटाफट से। बहुत बढ़िया कुमार जी। भैया नीति आयोग को भारत का थिंक टैंक कहा जाता है, मोहम्मद एहसान शेख। जी हाँ, वो सोचने के लिए ही है। ओके। तो राष्ट्रीय आय की साथी गणना का पहला प्रयास किसने किया? वी आर राव ने, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने कितनी बताई थी? 1867 टू 68 में इन्होंने ये साथी ट्राई किया, और इन्होंने बताई थी 20 रुपए। लेकिन पहली जो वैज्ञानिक गणना हुई, जो साइंटिफिक कैलकुलेशन की थी, वो किसने की थी? पहली साइंटिफिक कैलकुलेशन वो वी आर राव ने की थी। क्या बोलोगे भैया? वो वी आर राव ने की थी, इनके लिए भी याद रखेंगे। नरसिम्हा राव सरकार द्वारा आर्थिक सुधारों की जो शुरुआत है, वो किस किस आपका किसकी शुरुआत में की गई थी? जो एलपीजी थी, जिसमें आपका मनमोहन सिंह देश के कौन थे? आपका वित्त मंत्री थे भाई। एल फॉर लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। क्या बोलोगे? उदारीकरण, लिबरलाइजेशन को। प्राइवेटाइजेशन यानी कि आपका साथी निजीकरण को। और जी फॉर ग्लोबलाइजेशन यानी कि आपका वैश्वीकरण को। एलपीजी को हमने अपनाया था, तो ये कब अपनाया था? कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो इसके लिए पंचवर्षीय योजनाओं के टाइम पता होने चाहिए आपको। कब से है टाइम बोलो भैया? पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 चली थी। दूसरी चली थी 1956 से 61 चली थी। और तीसरी चली थी 1961 से 66। और फिर यहाँ पर एक गैप आ गया था, गैप, ठीक है। फिर गैप के बाद में 1969 से 74 चली। 1974 से 78 चली। 78 के बाद में फिर जब गवर्नमेंट चेंज हो गई, कांग्रेस पहली बार चुनाव हार गई, तो फिर गैप आ गया। फिर आपका 1980 से 85, और साथ ही 1985 से फिर 90। 90, फिर 90 के बाद में गैप आ गया आपका। तो यहाँ जो गैप आया वो 1990 से 92 के लिए रहा, और 1992 से 1997 चली, ठीक है। 1997 से लेकर के साथ ही आपका 2002, और 1997 से 2002, 2002 से लेकर के 2007, 2007 से लेकर के 2012,
और 2012 से 17 चलनी थी, लेकिन क्या आ गया था बीच में, क्या आ गया था बीच में भैया, योजना आयोग को डिसमेंटल कर दिया गया और नीति आयोग आ गया। तो ये कौन सी थी आपका, देखिए 3-2-5, 5-2-7-1-8 और 4, ये कौन सी थी, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, 12वीं 5 ईयर प्लान था ये। कौन सा 5 ईयर प्लान था ये भैया, 12th 5 ईयर प्लान था, जिसको बीच में रोकना पड़ गया था। पहले यहाँ पर क्या आ गया आपका, 1 वर्षीय योजनाएं आई, 1966 से 1967, 1967 से 1968, यानी 1966 टू 67, 67 टू 68 एंड 68 टू 69। यहाँ पर क्या आया था साथी आपका, बोले गैप आ गया था एक 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद में। तो उसने पूछा है नरसिम्हा राव द्वारा जो आर्थिक सुधार थे, तो आर्थिक सुधार देखिए 3-2-5-2-7, और यहाँ पर क्या है आपका, आर्थिक सुधार 1991-92 में आए, 1991-92, यानी कि 8वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी थी, 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात हम कर रहे हैं, 1991 का, 1991 आर्थिक सुधार 8वीं पंचवर्षीय योजना में ये लागू रहे। ठीक है, भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना इनमें से किस वर्ष शुरू हुई थी, बस अंतर को याद रखिए, बाकी तो आपका बस 1974 से 18, बाकी 5 वर्ष हैं सारे। बहुत बढ़िया जी, मोहम्मद एहसान, उन्होंने कहा है गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी जी ने 5वीं में दिया। हाँ, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना बताओ किस मॉडल पर आधारित थी तीसरी पंचवर्षीय योजना, तो पहली 1951 से 56, 1951 टू 56, पर 1956 टू 1961, और 1961 टू 1966 वो थर्ड थी। तो तीसरी कब शुरू हुई, 1961, यहां पर शुरू हुई थी। ठीक है, याद रख लेना। अब ये 1961 से 66 हुई, तो इसमें बड़ी चीजें हुई, देखो ऐसे बीच की चीजें पूछ लेता है, जैसे भारत चीन युद्ध कब हुआ था बताएंगे, भारत चीन इंडो चाइना वार कब हुआ था, भारत चीन वॉर वो 1962 इसी के बीच में हुआ। भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ, पाकिस्तान से हमने कितने युद्ध लड़े, 4 युद्ध लड़े हैं भैया, आपका कब 1949 में, आज़ादी के तुरंत बाद 48-49 में, फिर पाकिस्तान को 1965 में, फिर पाकिस्तान जब बांग्लादेश को हमने आज़ाद कराया 1971 में, और 1999 में। ठीक है, 4 बार हमने उसको हराया है। तो कहने का मतलब है भारत को यहाँ पर काफी काफी क्या बोलेंगे, लॉस हुआ इन युद्ध की वजह से, इसीलिए तीसरी क्या रही थी, वो विफल रही थी। क्या रही थी, तीसरी योजना वो सफल नहीं हो पाई थी। जैसे पहली योजना किस मॉडल पर आधारित है आप बताएं, पहली में फोकस किया गया एग्रीकल्चर को, टारगेट रखा गया कि भाई हम जो ग्रोथ रखेंगे, अभी देश आजाद हुआ है 2.1% का, लेकिन अचीव हमने क्या किया था 3.6%। तो ये सफल हुई या नहीं हुई, जो हम सोच रहे थे उससे बड़ा टारगेट हमको मिला। दूसरी जो साथी 5 ईयर प्लान था, उसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को, औद्योगिक विकास को फोकस रखा गया, औद्योगिक विकास इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को अपने तरक्की पर रखने का प्रयास किया गया। 4.5% का एक टारगेट रखा गया था, अचीव किया था हमने 4.1%, 4.1%, तो लगभग बराबर है, ना सफल कह सकते ना विफल कह सकते। सफल जब कहेंगे जब अंतर बड़ा आ जाए, ठीक है, और विफल जब कहेंगे जब अंतर बहुत कम आ जाए। जो तीसरी साथी 5 ईयर प्लान था, तीसरे में क्या था आपका, तीसरे में दिया गया अर्थव्यवस्था को भाई गति पकड़ानी है। ठीक है, जो स्पीड है इसकी, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को रफ्तार देनी है, व्यवस्था, सॉरी, अर्थव्यवस्था को क्या देनी है आपका, गति देनी है। तो अर्थव्यवस्था को गति देने का टारगेट रखा गया कि इसको स्पीड से चलाना है, और टारगेट रखा गया 5.6 का, लेकिन यहां पर अचीव हम कर पाए 2.8%, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इसीलिए हमने इसको क्या कह दिया, विफल कह दिया। जो चौथी थी, इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट को टारगेट किया गया, आर्थिक आर्थिक आपका आर्थिक विकास को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को टारगेट किया गया, लेकिन टारगेट क्या रखा गया था 5.7% का, और अचीव क्या कर पाए 3.3%, तो ये भी साथी आपका विफल ही रही। पांचवी की बात करें आपसे, पांचवी में इसमें नारा दिया गया किसको भैया, अब जो है पॉवर्टी को हटाएंगे, गरीबी उन्मूलन को, क्या बोलेंगे, गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया, और 4.4% का टारगेट किया गया, और अचीव किया 4.8%। ठीक है, लगभग बराबर ही रही, लगभग बराबर ही रही। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी, भैया हमने 4 बार हराया है। बहुत बढ़िया, अंकित चौधरी जी कह रहे हैं भैया 5 ईयर प्लान जो है वो रशिया से लिया गया है, रशिया से लिया गया है, बहुत बढ़िया। भैया आईडीबीआई इसी समय पर आपका 1964 में स्थापना हुई, ये अच्छा बच्चा है। जैसे जानवी ने एक आंसर दिया कि भैया आईडीबीआई,
अब कुछ भी ईयर है उसका स्थापना आपको पता होना चाहिए और 5 ईयर प्लान का टाइम आपको पता होना चाहिए, तो आप आंसर कर पाएंगे। ये भी 1964 किस में आएगा, इसके बीच में आएगा। ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछता है आपसे, है ना। क्या बोलेंगे जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी, किसी को कोई दिक्कत इस बात से बताएंगे एक बार, जी भैया कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 20 पॉइंट प्रोग्राम जो 20 सूत्री कार्यक्रम है, इसको बोलते हैं 20 सूत्री कार्यक्रम। ये भारत सरकार द्वारा कब शुरू किया गया था, 20 सूत्री कार्यक्रम। 20 सूत्री कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया, 1980 में शुरू हुआ। 1980 में, तो आप कहेंगे 1975 में शुरू हुआ। तो अब मुझे बताओ कौन सी पंचवर्षीय योजना में। तो 20 सूत्री कार्यक्रम दरअसल में गरीबी हटाओ के लिए ही आया था। इसके लिए, गरीबी हटाओ। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना हुई, उसका टाइम बताओ, कब से कब तक थी वो, कब से कब तक थी। इसी में साथ ही मिनिमम नीड्स प्रोग्राम आया था, एमएनपी प्रोग्राम, न्यूनतम आवश्यकता प्रोग्राम आया था। क्या बोलोगे, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, मिनिमम नीड्स, नीड्स मतलब जरूरतें, आवश्यकता, और प्रोग्राम मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, यानी कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम कब आया था, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम कब आया था, इसी पंचवर्षीय योजना में आया, इसी 5 ईयर प्लान में आया। किसने तैयार किया था इसको, डीपी धर ने तैयार किया था। डीपी धर ने तैयार किया इसको, 5 ईयर प्लान को। कौन सा 5 ईयर प्लान था भैया, पांचवी थी, पांचवी थी। जैसे मैं बोलूं आरआरबी, आरआरबी समझते हैं ना, रीजनल रूरल बैंक, रीजनल रूरल, रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्या बोलोगे, क्षेत्रीय, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो रूरल बैंक है वो बने थे आपका 1975 में। एक्ट उनके लिए आया था आरआरबीज के लिए आपका 1976 में। ठीक है, क्या बोलेंगे, बोलेंगे भैया फटाफट से। बहुत शानदार बच्चों, आप फिर गलती कर रहे हैं। इस बार एहसान शेख ने मूर्खता का जवाब दिया है। अबे भैया पांचवी कैसे हो जाएगी, ये देखना। पांचवी नहीं कह रहे, पांचवी तो भैया उससे 1969 से 74 थी, कैसे हो जाएगी। 51 से 56, 1956 से 61, ठीक है, 1961 से 66, यहाँ पर देखना, यहाँ गैप नहीं आ गया। 1974 से 78 ये चौथी है, और 1900 क्या बोलेंगे, यहाँ पर गैप आ गया आपको, सॉरी 1969 से 74, 1969 से 74, और दोस्त यहाँ पर गैप नहीं आ गया आपका, तो 1974 के बाद में 1978, ये पांचवी है, ये है पांचवी, ये तो फोर्थ है, ये पांचवी कैसे हो जाएगी। आगे, निम्न में से किसे भारतीय योजनाओं के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है, कौन है जिन्होंने इसको डिजाइन किया है। तो क्या बोलोगे भैया, पीसी महालनोबिस हैं। कौन है, पीसी महालनोबिस। इनके मॉडल पर साथी मुझे बताना कौन सी, कौन सी 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान जानते हो ना, सबसे पहले कौन सा देश लाया था, वो रूस लेके आया था, रूस में स्टालिन लेके आया था सबसे पहले 5 ईयर प्लान। पीसी मानलोबिस जिनकी याद में हम सांख्यिकी दिवस मनाते हैं, स्टेटिस्टिकल डे मनाते हैं 29 जून को। कब, 29 जून को मनाते हैं। और इन्होंने मॉडल दिया था किसका, सेकंड 5 ईयर प्लान का मॉडल दिया था, मॉडल दिया था सेकंड 5 ईयर प्लान का। जैसे पहली जो आपका फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान था उसमें किसका मॉडल था, पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसका मॉडल किस पर था, हेराल्ड डोमर पर था। क्या बोलेंगे, हेराल्ड डोमर मॉडल पर थी वो, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, हेराल्ड डोमर मॉडल पर। नेक्स्ट, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके मॉडल पर तैयार की गई थी, वही प्रश्न आया। तो मनमोहन योजना पीसी महालनोबिस मॉडल, ये क्या बोलेंगे, ये दूसरे है। हेराल्ड डोमर अभी हमने बात की, ये पहली है। तीसरी में बताना, थर्ड, थर्ड, थर्ड जो थी उसको बोलते हैं डीआर गाडगिल फॉर्मूला। थर्ड, ये गाडगिल फॉर्मूला पर आधारित थी, गाडगिल फॉर्मूला पर आधारित थी। ठीक है, गाडगिल फॉर्मूला पर, गाडगिल फॉर्मूला। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। अब साथी बैंकों के कई बार आपका हेडक्वार्टर्स और उनके स्थिति वर्ष या उनका जो स्थापित वर्ष है, एस्टेब्लिश कब किया गया, पूछ लेता है। बोले, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है भैया, मुंबई में है। कब किया था स्टेट बैंक को स्थापित,
तो क्या बोलेंगे, जब इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया तो 1 जुलाई 1955 को इसको स्थापित किया गया। और कितनी बार मैंने आपको बताया, एसबीआई के लोगों में कौन सी झील है, कांकरिया झील है, जो गुजरात के अहमदाबाद की है। कांकरिया लेक किसके लोगों में है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के में। कांकरिया लेक कहाँ पर है, गुजरात के अहमदाबाद में है। अहमदाबाद गुजरात में है, क्या बोलेंगे, अहमदाबाद गुजरात में ये आपका स्थित है। ओके, जैसे मैं बात करूं कितने बैंक थे साथी, 3 बैंक थे। इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई ये बताओ। इंपीरियल जो बैंक था उसकी स्थापना कब हुई थी भैया, आपका 27 जनवरी 1921 को हुई थी। कितने बैंक मिलाए गए थे भैया, 3 बैंक मिलाए गए थे। जैसे मैं बात करूं बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल की, जिसको साथी स्टेब्लिश किया गया था 1806 में। बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे जिसको स्टैब्लिश किया गया था आपका 1840 में। और बैंक ऑफ मद्रास, इसका स्टैब्लिश ईयर आप बताओ, क्या बोलेंगे, 1843। तो इन तीनों को साथी क्या कर दिया गया, इकट्ठा इनको 1921 में बोला गया इंपीरियल बैंक। और जब इंपीरियल बैंक को नेशनलाइज कर दिया गया तो बन गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या बन गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, भारत सरकार द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था, बैंकों को नेशनलाइज किया गया, ठीक है, तो कब नेशनलाइज किया गया, 1970, 1968, 1967 या 1969 भैया। बैंकों को नेशनलाइज किया गया था 1969 में। किसके द्वारा, इंदिरा जी के द्वारा। कौन थी, इंदिरा जी के द्वारा इसको किया गया। और इंदिरा गांधी जी ने जब इसको किया, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, कुल कितने बैंक थे ये, कुल बैंक का नंबर कितना था, तो कुल बैंक भैया नेशनलाइज होने वाले इनकी संख्या 14 थी। डेट थी 19 जुलाई 1969, 19 जुलाई 1969। आरबीआई के जो गवर्नर थे इस टाइम पर जब पहली बार नेशनलाइज किया गया, आरबीआई के गवर्नर लक्ष्मीकांत झा थे। कौन थे, आरबीआई के गवर्नर कौन थे उस टाइम पे, लक्ष्मीकांत झा। लक्ष्मीकांत झा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, पूछ लेता है, आपसे पूछ लेगा इस टाइम पे वित्त मंत्री कौन थे देश के, फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, तो स्वयं इंदिरा गांधी जी थी। आप जानते हो ना पहली महिला वित्त मंत्री कौन है, क्योंकि 1969 से लेकर के 1970 तक इंदिरा गांधी जी ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को अपने पास रखा था। लेकिन पूर्णकालिक पहली जो साथी आपका फाइनेंस मिनिस्टर बनी वो निर्मला सीतारमण बनी, है ना, कोई दिक्कत, आगे। ऐसे ही मुझे बताओ, जो बैंकों को दूसरी बार कब नेशनलाइज किया गया, दूसरी बार जो राष्ट्रीयकरण हुआ वो कितने बैंकों का हुआ था, तो दूसरी बार जो नेशनलाइज किया गया था भैया, दूसरी बार नेशनलाइज किया गया 1980 में। यहाँ पर 6 बैंकों को किया गया। ये काम भी किसके द्वारा किया गया, ये भी इंदिरा गांधी जी के द्वारा, ठीक है, इस समय भी इंदिरा गांधी जी थी, इस समय पर भी इंदिरा गांधी जी ही थी। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक के गवर्नर आपको पता होना चाहिए। देश में जो भी बड़ी घटना हुई, मान के चलो डिमोनेटाइजेशन हुआ आपका, या आपका अवमूल्यन हुआ कभी भी, उस टाइम के रिजर्व बैंक के गवर्नर फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, ये आपको पता होना चाहिए, पीएम कौन थे। आगे, इनमें से किस संस्थान ने 1992 में पायलट आधार पर भारत में माइक्रो फाइनेंस गतिविधि शुरू की। माइक्रो फाइनेंस मतलब छोटे छोटे जो वित्त है उसके लिए सेवा देनी शुरू की 1992 में। सिडबी 1990 का है, क्या बोलेंगे, सिडबी 1990 का है, ठीक है। आई आई आईआईएफसीएल नहीं जानते, आईएफसीआई नहीं जानते, नाबार्ड की ही बात करते हैं, नाबार्ड ठीक है एकदम से। क्या बोलते हैं, पहले तो पूरा नाम बताओ इसका, नेशनल बैंक फॉर। और नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई, आंसर करना सारे दोस्त, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई, नेशनल बैंक फॉर, एन ए फॉर नेशनल, बी फॉर बैंक फॉर ए फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एंड रूरल डेवलपमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट, ये तो ये नाबार्ड था। इसके लिए एक बी शिवरामन कमेटी थी, उसने सिफारिश की थी, क्या बोलेंगे, बी शिवरामन, कौन थी, बी शिवरामन कमेटी थी, बी शिवरामन समिति थी, उसने क्या की थी साथी, आपका सिफारिश की थी। बी शिवरामन कमेटी समिति ने क्या की थी, सिफारिश की थी। और नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बहुत बढ़िया,
कई दोस्त लिख रहे हैं नाबार्ड की स्थापना 1985, गलत है। जिन साथियों ने लिखा 1982, बहुत सारे दोस्तों ने, सुजय कुमार जी ने सबसे अच्छा आंसर दिया है 12 जुलाई 1982। तो क्या बोलेंगे, 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी और 1992 में इसने माइक्रो फाइनेंस शुरू किया था, 10 सालों के बाद में, ठीक है। बजट कितना था इसकी शुरुआती, इनिशियल इनिशियल कैपिटल जिसको हम बोलते हैं 100 करोड़ रुपए था। हेडक्वार्टर इसका आपसे पूछे कोई तो आप क्या बोलेंगे, हेडक्वार्टर भैया मुंबई है नाबार्ड का, ठीक है। रूरल के लिए, किसके लिए है, रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास के लिए है। एक्ट इसका पूछे कब आया, 1981 में आया था, 1981 में, ठीक है। एक्ट तो किसके लिए है, ग्रामीण विकास के लिए है। किसके लिए है, रूरल डेवलपमेंट, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक है ये, राष्ट्रीय बैंक है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या होता है, आपके पास पैसे हैं, मनी है, इसका कार्य क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। मनी को साथ ही हम एक मीडियम यानी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्या उसके लिए मुद्रा को लाया गया, जी भैया। आप कुछ लेंगे उसके बदले में कुछ देंगे, लेन देन जो है वही विनिमय है, क्या बोलोगे, विनिमय। तो ये विनिमय का माध्यम है, मुद्रा क्या है, मुद्रा विनिमय। भाई पैसे का क्या करते हो, किसी चीज के बदले या तो पैसे देते हो या किसी चीज के बदले पैसे लेते हो, ठीक है। बोलेंगे बहुत बढ़िया भैया, सिडबी का जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में है। अंकित चौधरी जी बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे क्या बोलेंगे जी, एनबीएफसी, इकोनॉमिक्स में एनबीएफसी क्या होता है बताएं। नॉन बैंकिंग, जो ऐसी संस्थाएं नॉन बैंकिंग से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, नॉन बैंकिंग तो समझ में आता है, लेकिन नॉन बैंकिंग के अलावा क्या वो फाइनेंशियल कमोडिटी पर काम करती हैं, या फाइनेंशियल कॉरपोरेशन होते हैं, या फाइनेंशियल कंपनी होती है। मतलब ऐसी कोई कंपनी जो फाइनेंस, भाई बैंक से ही तो आप कर्ज ले सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जैसे मुथूट फाइनेंस है उससे भी ले सकते हैं आप। तो मुथूट फाइनेंस क्या बोलोगे आप, वो क्या है, वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो आपको वित्त यानी पैसा प्रदान कर सकती है। और भी बहुत सारी फर्म हो सकती है जो बैंकिंग से रिलेटेड नहीं है। बहुत बढ़िया, खुशबू कुमारी जी बहुत आगे जाएं बच्चे। सर मेरा एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में रिजल्ट हो गया, और भी आगे बढ़े, मेहनत करते रहें दोस्त, रिजल्ट आते रहेंगे। आरक्षित नकदी निधि अनुपात क्या है, व्हाट इज CRR। आप जानते हो ना CRR, कैश रिजर्व रेशियो, इसको बोलते हैं नगद आरक्षित अनुपात भी, इसको नकद आरक्षित अनुपात भी कहा जाता है, ठीक है। नगद में कुछ पैसा बैंकों को हमेशा रखना होता है, आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार, ठीक है, कि उस समय पर ये पैसा काम आए, कोई क्रैश हो जाए बैंक का, कुछ हो जाए। क्या बोलेंगे, वह भाग जो बैंक बाजार में निवेशित कर सकते हैं वो तो सारा ही भाग कर सकते हैं, कुछ हिस्सा जो छोड़ा जाए उसकी बात है। वाणिज्यिक बैंक, जो कॉमर्शियल बैंक हैं, उनकी जो साथी आपका जमा राशि है, जो डिपॉजिट्स हैं, उसका जो सबसे कम से कम हिस्सा है, जिसे वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास रखना होता है, कि उसके पास ये जमा रखें कि भैया कुछ ना कुछ रिकवरी तो हो लोगों की, जिन्होंने पैसा जमा किया है, तो वह पैसा जो आरबीआई के पास जमा करके रखना पड़ता है, ठीक है। मुद्रा का पूर्ण रूप क्या है, मुद्रा, मुद्रा नाम आपने कभी सुना, मुद्रा भैया एक पीएम मुद्रा योजना आई थी, पीएम मुद्रा योजना, बोले पीएम मुद्रा योजना, ये कब आई थी पीएम मुद्रा योजना, भैया जी पीएम मुद्रा योजना आई थी आपका, क्या बोलेंगे, 8 अप्रैल 2015 को। कब आई थी, 8 अप्रैल 2015 को आई थी। तो इसमें क्या था, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, मीडियम यूनिट नहीं होंगे, माइक्रो यूनिट डेवलपिंग डेवलपिंग नहीं होगा, मीडियम यूनिट नहीं होते, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, नहीं ये भी गलत है, नहीं ठीक है, रिफाइनेंस है, ठीक है, एकदम से रिफाइनेंस एजेंसी एकदम से सही हो जाएगा। पीएम मुद्रा योजना में अब क्या कर दिया गया, अब की बार के बजट में, जैसे जो चाइल्ड लोन था, शिशु लोन था, उसको कितना कर दिया गया है, चाइल्ड लोन को साथ ही आपका 1 लाख रुपए कर दिया गया है। पहले कितना होता था, कितने दोस्त बता सकते हैं, जो आपका एडल्ट लोन था, किशोर लोन को कितना कर दिया गया, उसको दोस्त 10 लाख रुपए कर दिया गया। पहले कितना होता था, बोलेंगे, एक साथी तरुण लोन है इसमें, क्या बोलेंगे, तरुण लोन, वो 20 लाख कर दिया गया। तो पहले ये आधे होते थे, पहले ये 50,000 होता था, पहले ये 5 लाख और ये 10 लाख होता था बजट से पहले। अब की बार जब बजट आया, फाइनल बजट, तो उसमें क्या कर दिया गया, इसको पीएम मुद्रा योजना के तहत मिलने वाली जो साथी आपका राशि है उसको दुगना कर दिया गया, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, नेक्स्ट।
भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में किसी भी समय पूर्णकालिक उप गवर्नरों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? जो निदेशक मंडल होता है आरबीआई का, जो निदेशक मंडल है, जो सेंट्रल बोर्ड है, तो सेंट्रल बोर्ड में कितने सदस्य हो सकते हैं, ये पूछा गया है। तो सेंट्रल बोर्ड में क्या बोलेंगे भैया, किसी भी समय पूर्णकालिक जो होंगे डिप्टी गवर्नर, ठीक है, उप गवर्नर, वो 4 होते हैं। वैसे कुल मिलाकर के मेंबर पूछे आपसे, भाई रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं 10, आपका गवर्नमेंट द्वारा होते हैं 4, आरबीआई के जो आपका मुंबई चेन्नई कोलकाता जो ऑफिस वहाँ से होते हैं, कुल मेंबर होते हैं 21। ठीक है, तो और याद रख लेना इनका कार्यकाल भी कितना होता है, कार्यकाल भी 4 वर्ष होता है। कार्यकाल भी कितना होता है भैया, वो 4 वर्ष ही होता है, 4 वर्ष होता है। एमपीसी में कितने सदस्य होते हैं, मॉनेटरी पॉलिटी कमीसी, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, एमपीसी होती है ना, कि भैया वो आपका क्या करती है, जो प्राइस है उसको सस्टेन रखे, मूल्य स्थिरता के लिए एमपीसी का गठन किया गया था 2016 में। तो बताना एमपीसी में कितने सदस्य होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी, कॉमन चीजें जानते हो भैया रिजर्व बैंक के बारे में, बताओ। अप्रैल 1935 में। इसको नेशनलाइज कब किया गया था, राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण किया गया था इसका 1949 में। ठीक है, मुझे बताना इसके लिए एक्ट कब आया था रिजर्व बैंक के लिए, 1934 में आया था, 1934 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ बना था जब ये 1935 में, 1935 में भैया इसका हेडक्वार्टर बना था कलकत्ता में। कहाँ पर बना था, कलकत्ता में बना था। 1937 में कहाँ आ गया था हेडक्वार्टर आपका, भैया मुंबई ले आए थे हेडक्वार्टर को। कहाँ पर ले आए थे, मुंबई ले आए थे, मुंबई। कौन सा कमीशन था जिसकी सिफारिश पर इसको स्थापित किया गया था, हिल्टन आयोग, हिल्टन यंग आयोग था आपका। ठीक है, और इसका जो लोगो है उसमें क्या होता है आपका, एक ताड़ का पेड़ होता है और क्या होता है, बाघ होता है, उससे पहले शेर हुआ करता था। मुझे बताओ जब आरबीआई की स्थापना हुई तो इनिशियल कैपिटल कितना था भैया, 5 करोड़ की पूंजी के साथ में इसको शुरू किया गया था। रिजर्व बैंक में 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी सब पर साइन कौन करता है, रिजर्व बैंक का गवर्नर करता है। लेकिन 1 रुपए के नोट को क्या आरबीआई जारी करता है, नहीं भैया, आरबीआई जारी नहीं करता है। आरबीआई तो सिर्फ किसको जारी करता है, एक से ज्यादा के। 1 रुपए के नोट को वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री लॉन्च करती है, और उस पर साइन कौन करता है, उस पर भैया वित्त सचिव यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी साइन करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, वर्तमान में भारत के वित्त सचिव कौन है, वर्तमान में भारत के फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है, बताएंगे। अनिरुद्ध यादव जी, बहुत बढ़िया। उन्होंने कहा है आरबीआई के पहले गवर्नर सीडी देशमुख थे। जी हाँ, सीडी देशमुख जो है ना, उनका कार्यकाल था आपका, आरबीआई में पहले गवर्नर नहीं है, पहले भारतीय हैं, क्योंकि 1943 में थोड़ी ना बना था आपका, 1943 में थोड़ी ना बना था आपका आरबीआई, आरबीआई तो 1935 में बना। तो आरबीआई के पहले कौन से हैं, पहले गवर्नर, पहले गवर्नर हैं आपके कौन, बोलो भैया, पहले गवर्नर आरबीआई के हैं, हम कहेंगे कौन है, ऑसबोर्न स्मिथ, ऑसबोर्न स्मिथ हैं आपके, ऑसबोर्न स्मिथ। लेकिन आजाद भारत के पहले कौन है, आजाद भारत, आजाद भारत, ये महत्वपूर्ण बात है कि 43 और 49 याद रखो, सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, आगे, बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार। भैया टीवी सोमनाथन है, एक ने तो निर्मला सीतारमण बता दिया है, सुन ही नहीं रहा है। वित्त सचिव पूछ रहा हूँ या वित्त मंत्री पूछ रहा हूँ, सुजय कुमार जी आप इतनी देर से अच्छे आंसर कर रहे थे, सुना, यही तो सुनना है। ओके, निम्नलिखित में से सिडबी का पूर्ण रूप क्या है, आपको बताना है सिडबी की स्थापना कब हुई थी। तो क्या बोलेंगे, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया, क्या बोलेंगे, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट, डेवलपमेंट बोर्ड बोले या बैंक बोले, एक ही बात है। तो बैंक ऑफ इंडिया, अगर बैंक का इस्तेमाल हुआ, बोर्ड का इस्तेमाल हुआ, तो बोर्ड ऑफ इंडिया। तो बैंक ही बोलेंगे तो ज़्यादा सही है कि इस किसके लिए होता है, स्मॉल इंडस्ट्री, लघु उद्योगों के विकास के लिए भारतीय बैंक। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डोमेस्टिक बैंक होगा, नहीं जी। स्मॉल इंडस्ट्री इंटर होगा, ठीक है, नहीं जी। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया होगा, जी भैया, यही हो जाएगा। स्थापना हुई थी इसकी, कब हुई थी इसकी स्थापना, कब इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसको जो इस्टेब्लिश किया गया है दोस्त, वो किया गया है आपका 2 अप्रैल को, क्या बोलेंगे, 2 अप्रैल 1990 को। हेडक्वार्टर हमारी एक प्यारी गुड़िया ने अभी बताया था कि भैया इसका जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में है, कहाँ पर है वो,
लखनऊ में स्थित है। इसके लिए एक्ट पूछ ले कब आया था सिडबी के लिए, तो स्थापना से 1 वर्ष पहले 1989 में आया था। आपसे पूछ ले दोस्त ऐसे ही सेबी के बारे में, सेबी बड़ा पूछा जाता है। सेबी को कब इस्टेब्लिश किया गया था? भैया 1992 में किया गया था। क्या बोलोगे? 1992 में किया गया था। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सॉरी, एक्ट की बात करेंगे तो ज़्यादा ठीक है। एक्ट की बात बता रहा हूँ। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ सेबी का? 1988 में हुआ। एक्ट कब आया था इसका? 1992 में आया था। एक्ट कब आया था? 1992 में। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। ठीक है। बैंकिंग क्षेत्र में ईडीडी का क्या अर्थ होता है? ईडीडी, ईडीडी का क्या अर्थ होता है बोलेंगे? एक्सटेंडेड ड्यू डिलीजेंस होता है। तो ड्यू डिलीजेंस है मतलब कुछ भी चीज आपका ड्यू है, ठीक है, ड्यू है और उसमें देरी हो रही हो और उसका जो समय बढ़ा दिया गया हो, तो उसको बोलते हैं एनहेंस्ड ड्यू डिलीजेंस, ईडीडी, ईडीडी कहते हैं। भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं? पिछले भाग पर देखो, आप नोट को देखोगे, किसी भी नोट को उठाना, उस पर एक तो हिंदी होती है, क्या बोलेंगे उस पर भैया? या तो हिंदी में, फ्रंट में तो हिंदी और अंग्रेजी होती है। फ्रंट में तो जो भी कहीं भी आरबीआई लिखा हुआ है या कुछ और लिखा हुआ है, साइन हो रहे हैं, तो वो या तो हिंदी में लिखा हुआ होगा फ्रंट में, आप नोट को देखेंगे, और आपका या इंग्लिश में लिखा होगा। ठीक है, फ्रंट में। पीछे क्या होता है? एक पैनल होता है, उसमें क्या बोलोगे आप? गिनोगे तो भैया ऐसे ऐसे करके कुल 15 होती हैं। तो पीछे पिछले भाग पर कितनी होती हैं? वो 15 होती हैं। ठीक है, यानी मैं आपसे पूछ लूं, पैनल पर पूछे तो 15 कहेंगे, लेकिन पूछ लूं कुल लैंग्वेज कितनी होती हैं, तो कुल लैंग्वेज आपका आंसर आना चाहिए भैया, नोट पर 17 होती हैं। नोट पर कितनी होती हैं? 17 होती हैं। नोट पे साइन पता है? 2000 का नोट जो बंद हो गया उस पे क्या होता था भैया? मंगलयान होता था। 500 रुपए के नोट पर बता दीजिए क्या होता है? 500 का भी जानते हैं ज्यादातर बच्चे, लाल किला होता है। 200 रुपए के नोट पर बताइए, 200 रुपए के नोट पर। आईडीबीआई, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सिडबी नहीं है ये, इडबी है, इडबी, आईडीबीआई बोलते हैं। आईडीबीआई की स्थापना कब हुई थी? अब इनसे जितने भी वर्ष आ रहे हैं इन सबको 5 ईयर प्लान से भी जोड़ के पूछ लेता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्या बोलेंगे जी? 1964, 1982, 1980 में भैया? 1964 में, 1964 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? एक्ट इसका 64 में ही आया था। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। क्या बोलोगे? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। बैंकिंग के क्षेत्र में एसएलआर, एसएलआर का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ये क्या होता है? इसको बोलते हैं सांविधिक तरलता अनुपात। सांविधिक तरलता अनुपात कौन तय करता है? आपका आरबीआई तय करता है। स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो बैंकिंग के टर्म में, जैसे मैं बोल दूं आरआर क्या है, तो आप कहेंगे रेपो रेट है। ट्रिपल आर क्या है भैया? रिवर्स रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है। 200 के पे भैया सांची का स्तूप है। देखो, कुछ तो रानी की वाव बता रहे, रानी की वाव 100 रुपए के नोट पर है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, क्या बोलोगे? निर्यात और आयात के लिए जो बैंक है, एग्जिम बैंक, उसको कब स्थापित किया गया था? 1998 या फिर आपका 1982? 1982 एकदम ठीक आंसर आ जाएगा। हेडक्वार्टर है इसका, हेडक्वार्टर है साथी इसका कहाँ पर? मुंबई में है। कहाँ पर है दोस्त आपका? भाई साहब मुंबई में है। ठीक है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण यानी नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण यानी नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी? बोलेंगे जी 8 अक्टूबर 2016 को, या 8 नवंबर 2016 को, या 8 सितंबर को? तो आप कहेंगे भैया ये जो घोषणा हुई ये हुई थी 8 नवंबर 2016 को। कितने रुपए बदल सकते थे एक दिन में? इसमें डेट दी गई थी, वापसी की तिथि दी गई थी कि भैया 8 नवंबर को तो घोषणा हो गई, डेट वापसी की कितने तारीख तक वापस करने होंगे? वापसी की डेट दी गई थी 30 दिसंबर 2016 को कि भैया इनको यहाँ तक वापस करना होगा। ठीक है, और कितने रुपए के नोट बंद कर दिए गए थे? 500 और 1000 के नोट भैया बंद कर दिए गए थे। क्या कर दिए गए थे? बंद कर दिए गए थे। इस टाइम आरबीआई के जो गवर्नर थे, आरबीआई के जो गवर्नर थे वो कौन थे? उर्जित पटेल। कौन थे? उर्जित पटेल थे। और साथ ही इस टाइम पर आपका फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री कौन थे 2016 में? अरुण जेटली। कौन थे?
अरुण जेटली थे, याद रख लेना, अरुण जेटली थे, अरुण जेटली थे। कितने रुपए आप मैक्सिमम एक्सचेंज कर सकते थे? कितने रुपए? तो आप कहेंगे भैया एक्सचेंज कर सकते थे एक दिन में 4,000 रुपये, ठीक है। एक दिन में कितने? 4,000 रुपये, 4,000 रुपये ही एक्सचेंज हो सकते थे। ओके, 8 नवंबर 2016। तो रुपए वापस आए थे, जिसमें कहा जाता है कि भैया लगभग आपका कितना, 98, मतलब लगभग 99-98% जो पैसा था वो वापस आ गया था। वह केंद्रीय बैंक कौन सा है जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का, यहां से एक क्वेश्चन और याद रख लेना, जब पहली बार नोट को बंद किया गया था तो कब किया गया था? देश में पहली बार नोटबंदी कब हुई थी? बताइए जी। नोटबंदी कब हुई थी देश में पहली बार? आप कहेंगे भैया देश में पहली बार नोटबंदी जो हुई थी वो 1946 में हुई थी, मतलब आज़ादी से पहले। कितने रुपए के नोट बंद किए गए थे? और उस समय आप जानते हैं, अभी मैंने बताया 4349 कौन थे? सीडी देशमुख थे। वह केंद्रीय बैंक कौन सा है जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को नियंत्रित करता है? इसको, आरआरबीज को कौन कंट्रोल करता है? तो आरआरबीज को कंट्रोल करने वाला कौन सा होगा? क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करेगा, या आईसीआईसीआई कंट्रोल करेगा, या आपका नाबार्ड कंट्रोल करेगा, या आरबीआई कंट्रोल करेगा? तो आप कहेंगे भैया क्षेत्रीय आरआरबीज को कंट्रोल करने के लिए ही तो क्या है, क्या बोलोगे, ये आपका नाबार्ड है, ठीक है। ऐसे ही यहां पर आता है एआरडीसी। एआरडीसी को भी याद रख लेना, एग्रीकल्चर रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये इसको सहयोग करती है। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, सॉरी, एग्रीकल्चर रीफाइ एग्रीकल्चर रीफाइनेंस, एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड एंड डेवलपमेंट, एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन ये क्या काम करती है? ये साथी है जो मदद करती है इसकी, नाबार्ड की, कि भाई इनकी कंट्रोलिंग कर पाए, इनको रेगुलेट कर पाए आरआरबीज को। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है वो कहाँ पर खुला था? आपको पता होना चाहिए, पहला जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था वो मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में खोला गया था। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि उसको किस ईयर खोला गया था, बताएंगे एक बार? भैया एचडीएफसी का पूरा नाम हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? थीम आधारित करेंसी नोट के संबंध में नई नीति के अनुसार 200 रुपए के नोट पर छपा रिक्त स्थान भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। 200 रुपए के नोट पर क्या छपा हुआ है? लाल किला 500 पर है, आगरा का किला किसी पर भी नहीं है, ताजमहल किसी पर भी नहीं है, सांची का स्तूप, क्या बोलोगे? सांची का स्तूप है। 10 रुपए के नोट पर क्या है साथी, बताएंगे? 10 रुपए के नोट पर क्या है? कोणार्क है। क्या है? 10 रुपए के नोट पर क्या है? आपका कोणार्क है। अगर मैं पूछूं 20 रुपए के नोट पर क्या है? 20 रुपए के नोट पर एलोरा है, एलोरा। 50 रुपए के नोट पर क्या है साथी आपका? 50 रुपए के नोट पर क्या है आपका? हम्पी है। क्या है? हम्पी है 50 रुपए के नोट पर। 100 रुपए के नोट पर आपका यूनेस्को साइट रानी की वाव है, जो गुजरात में है। रानी की वाव कहाँ पर है, बताना जरा? भैया रानी की वाव गुजरात वाली, ठीक है, गुजरात। ये आपका क्या बोलोगे, यूनेस्को में कब शामिल हुई थी? 2014, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये शामिल हुई थी, ठीक है। 10, 20, 50, 100, 200 आप जानते हैं, 500 पर है लाल किला, क्या बोलोगे? 500 पर है भैया लाल किला। ओके, 200 रुपए के नोट में कितनी साथी आपका कोणीय ब्लेड होती हैं? एंगुलर ब्लेड कितनी होती हैं? एंगुलर ब्लेड से मतलब होता है, ये नोट है आपका, और नोट पे आपने देखा होगा इधर जो खाली जगह है इस पे एंगुलर ब्लेड होती है। एंगुलर ब्लेड का मतलब होता है ऐसे, ऐसे यहाँ पर कट लगे होते हैं, कभी आप नोट को ध्यान से देखेंगे, ठीक है। इधर ब्लैक सी लाइन होती है, ब्लैक सी लाइन ऐसे, तो वो देखोगे तो आपको दिख जाएगी, ऐसे होती है। तो एंगुलर ब्लेड कितनी होती है आपका? 200 रुपए के नोट पर 4 होती हैं। अगर मैं पूछूं 100 रुपए के नोट पर कितनी एंगुलर ब्लेड होती हैं, तो 100 पर भी 4 होती हैं। बस 500 का ही एक नोट है जिस पर 5 होती है, छोटे नोटों पर एंगुलर ब्लेड होती ही नहीं है। इन्हीं नोटों पर होती है 4 और 5, याद रख लेना। 500 पर 5 होती हैं, 100 और 200 पर कितनी होती हैं? 4 और 4 होती हैं, ठीक है। रिजर्व बैंक द्वारा अब तक मुद्रित सबसे बड़ी करेंसी कौन सी है? कौन सी सबसे बड़ी करेंसी है? 1 लाख रुपए का नोट क्या हमने कभी छापा है? नहीं जी। अब तक की सबसे बड़ी करेंसी 10,000 रुपए है। क्या बोलेंगे? 10,000 रुपए है।
और जब साथी मैंने आपको अभी ये जिक्र किया था पहली नोटबंदी का, तो पहली नोटबंदी सीडी देशमुख जी के समय पर जो हुई 1946 में, पहली नोटबंदी 1946, उस समय पर क्या कर दिया गया था, इसको बंद कर दिया गया था। क्या बोलोगे? बंद कर दिया गया था सीडी देशमुख जी के समय पर। सीडी देशमुख जी के समय पर इसको क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया। अच्छा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि 10,000 रुपये का नोट जो है आपका, एक 5,000 रुपये का नोट भी था, 5,000 रुपये का नोट भी था, वो कब बंद हुआ था? 1978 की नोटबंदी में। ठीक है, डिमोनेटाइजेशन जो हुआ आपका 1978 नोटबंदी, तब तक वो जारी रहा। मुझे आज भी याद है, करीब 2 साल पहले की बात है, एक लड़की, एक प्यारी गुड़िया इस बात के लिए मुझसे भिड़ गई थी। मैंने ऐसे ही क्लास में लगभग 2000 साल पहले, 2000 साल कह रहा हूँ, लगभग 2 साल पहले ये बोल दिया था कि भैया पहले 10,000 रुपये के नोट चलते थे प्रैक्टिस सेट में, और वो बंद हो गए। तो उस लड़की का मैसेज आया था, भैया आप कुछ भी कह देते हो अपनी क्लास में। मैंने कहा क्या हो गया ऐसा? तो उसने बोला जी हमारे घर में तो किसी ने नहीं बताया कि कभी 10,000 रुपये के नोट के चलते थे, हमारे नाना नहीं बताते हमें, हमारे दादा नहीं बताते, उन्होंने तो कभी नहीं बताया। मैंने कहा यार ये कौन सी बात हुई, दुनिया में जितनी भी घटनाएं घटती हैं तुम्हारे नाना या दादा सब कुछ बता देंगे तुम्हें। अच्छी बात है, उनका ज्ञान हो सकता है, लेकिन ये कौन सी बात हुई? तो मैंने उस लड़की से एक प्रश्न पूछा था, मैंने एक बात बताओ, शहाबुद्दीन कब मारा गया? उसने पूछा भैया मुझे क्या पता शहाबुद्दीन कब मारा गया। मैंने कहा मरा तो होगा ना जो जिया है। अब तुम्हारे नाना ने या तुम्हारे दादा ने नहीं बताया तो बताओ शहाबुद्दीन क्या मरेगा नहीं? तो उस टाइम बड़ी हंसी आई थी इस बात को लेकर के। ठीक है सर, आप बोल रहे हैं कोई दिक्कत परेशानी पूछ रहे हैं, पूछ रहे हो, पर मैं परेशानी बता रही हूँ, आप तो देख ही नहीं रहे हो। बेटा इतनी देर में परेशानी लिख देते। बच्चों परेशानी लिखो, परेशानी क्या है। ठीक है, ऐसे कमेंट चले जाते हैं, किसी किसी को नजर आती है। ये जो भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं ना, ये जिसको रोक देते हैं वो दिखता है, हमें तो दिखता भी नहीं कुछ, ये जो दिखा दे वो हमें दिखेगा। बताओ जी। आईएफएससी, आईएफएससी कोड क्या होता है? आपने बैंकों में अक्सर देखा होगा, जैसे एमआईसीआर होता है चेक पर, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन कोड होता है वो। ऐसे ही एफएससी क्या होता है, क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग सिस्टम कोड होता है क्या? या इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है? या इंटरबैंक होता है? नहीं भैया, इंटरबैंक तो होता नहीं, बैंकों के बीच में थोड़ी। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड ये बराबर होता है, हर बैंक का हर अकाउंट का होता है एफआईसी कोड। ठीक है, ब्रांच को लेकर के। निम्नलिखित में से भिन्न ज्ञात करें। ईसीएस क्या होता है? ठीक है, ईसीएस होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। इलेक्ट्रॉनिक, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग, क्लियरिंग बोलेंगे जी भैया, क्लियरिंग बोल दें या फिर क्लीनिंग बोल दें, एक ही बात होगी। क्लीनिंग सर्विसेज, सर्विसेज होती हैं। आरटीजीएस क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। रियल टाइम ग्रॉस, ग्रॉस सेटलमेंट होता है। ये भीम वगैरह जानते हो ना तुम, भारत इंटरफेस फॉर मनी, यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये पता होनी चाहिए आपको। एनईएफटी क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। जब आप सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है, जब आप यहाँ मिलने के लिए आएंगे, सेलेक्ट होके आना। ईएमआई क्या होता है? ये होता है इक्विली, इक्विटेड होता है, इक्विटेड बोल दे, या इक्वल मंथली इंस्ट्रूमेंट होती हैं, कैसे बोल सकते हैं इसको, इक्वेटेड मंथली, क्या बोलोगे, मंथली इंस्टॉलमेंट होती हैं, इंस्टॉलमेंट्स होती हैं। ठीक है, तो इसमें से सबसे अलग कौन सा है? वो ईएमआई है। देखो ईएमआई, क्योंकि ईएमआई क्या है साथी, वो आपका इंस्टॉलमेंट है। ये सब आपका पैसे ट्रांसफर करने की स्कीम है। जब आप साथी किसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक रूप से पैसा भेजते तो ईसीएस, जब आप किसी के खाते से, जैसे आपको मान के चलो 2 लाख रुपए से ज्यादा भेजने हैं किसी के पास, 2 लाख रुपए से ज्यादा, क्योंकि आरटीजीएस की जो मिनिमम लिमिट है ना, मिनिमम लिमिट है, आरटीजीएस की मिनिमम लिमिट कितनी है? वो 2 लाख रुपए है। मैक्सिमम कितना भी, जितना तुम्हारे खाते में, 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ एक बार में भेज दो, तुम्हारे खाते में होना चाहिए। एनईएफटी क्या होगा साथी, इसकी मिनिमम लिमिट क्या होती है? एनईएफटी की मिनिमम लिमिट क्या होती है? मैक्सिमम लिमिट तो होती नहीं, इसकी मिनिमम लिमिट भी नहीं होती। मिनिमम लिमिट सबकी 1 रुपया होगी, 1 रुपया। जैसे आपका अगर बात करें यूपीआई की कितनी लिमिट होती है? जो आपका क्या बोलेंगे, यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो होते हैं, फोन पे, पेटीएम, मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक, और मिनिमम इनका भी क्या होता है, 1 रुपये से शुरू हो जाता है। ठीक है,
इसकी मिनिमम लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट इन दोनों की कुछ नहीं है, बस इसकी मैक्सिमम लिमिट है आरबीआई द्वारा 5 लाख रुपए। क्या बोलोगे? 5 लाख रुपए ये मैक्स है। इसकी मैक्सिमम क्या है? नो लिमिट। आरटीजीएस और एनईएफटी, एनईएफटी की मैक्सिमम लिमिट क्या है? नो लिमिट, कुछ लिमिट नहीं है। ठीक है भैया। आईएमपीएस भी पूछा जाता है, जी हाँ, बहुत अच्छा लिखा है। आईएमपीएस का फुल फॉर्म अंकित कुमार मौर्य जी ने, ये आपका इंटरमीडिएट पेमेंट सर्विस बोलेंगे भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो जी, सरिया आप मुझे आरटीजीएस करके देखिए, क्या आपका अकाउंट सही चल रहा है? ये सही है, कम से कम तो हो। तो चेक करना होगा तो भाई आईएमपीएस पे चेक नहीं कर लेंगे, इमीडिएट पेमेंट सर्विस पे, एनईएफटी पे चेक कर लेंगे, आरटीजीएस पे ही चेक करना है। ये देखो, बीपीएलआर का पूरा नाम क्या है? बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट होता है, बिलो पॉवर्टी लेंडिंग रेट होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन रेशियो होता है, बेस प्राइम लेंडिंग रेट होता है, बेस प्राइम। तो क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं बेंचिंग प्राइम लेंडिंग रेट, बेंचिंग प्राइम लेंडिंग रेट। ठीक है सर जी, पीएनबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रविंद्र जी मेरे दोस्त, मैंने आपको क्या सिखाया है कक्षाओं में? मैंने कहा जो तुम नहीं जानते उसको लिख लिया करो। भैया जो है, ये मुझे जानना है, और नहीं जानना होता तो फिर क्या करोगे? या तो छोड़ दो उसको, जानना है तो कॉपी पर लिख लिया करो। मैंने आपको हिंट दे दिया कि बैंकों के हेडक्वार्टर, टीचर का काम क्या? गाइड करना। बैंकों के हेडक्वार्टर पूछे जाते हैं, तो आपको सोचना अब, अच्छा कौन कौन से बैंक के हेडक्वार्टर पूछे जा सकते हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि सेल्फ रिसर्च कीजिए थोड़ी सी, हमेशा अपने नोट्स को लेकर के जब आप पढ़ रहे हैं तो सोचिए कुछ और उससे रिलेटेड, तब आप एक बेहतरीन जीएस बना सकते हैं। ठीक है। कौन भारत सरकार की मौद्रिक नीति को तैयार करता है? जाह्नवी मैं देख लूंगा, इसकी डेट एकदम से 10 जनवरी 2020 ही होनी चाहिए। ठीक है। नोटिफाइड मतलब उसकी अधिसूचना जो जारी हुई थी, अधिसूचना तो तभी आई थी दोस्त, 10 जनवरी को। मैं देख लूंगा, आज की कक्षा में बता दूंगा उसको, डोंट वरी। मौद्रिक नीति को कौन तैयार करता है? तो एमपीसी को तैयार करता है आपका आरबीआई के गवर्नर। क्या बोलोगे? आरबीआई के गवर्नर करते हैं। कौन करेंगे? आरबीआई के गवर्नर। कब हुई थी? आपका 27 जून 2016 को एमपीसी का गठन हुआ था। इसका, एमपीसी का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मॉनिटरी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इसको, कमेटी इसको बोलते हैं। यानी क्या बोलते हैं इसको? मौद्रिक नीति समिति कहते हैं, मौद्रिक नीति समिति इसको कहा जाता है। और कितने सदस्य होते हैं इसमें? इसमें भैया 6 मेंबर्स होते हैं टोटल। कितने होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। 3 आरबीआई से होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से होते हैं, और 3 जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से होते हैं। इससे होते हैं, केंद्र सरकार से होते हैं, केंद्र सरकार से होते हैं। ठीक है। 1929 की महामंदी इनमें से किस क्षेत्र में गुजरी थी? महामंदी मतलब पूरी दुनिया पर जिस मंदी का प्रभाव पड़े, एशिया, दक्षिण कोरिया, यूरोप या उत्तरी अमेरिका। कहाँ से शुरू हुई थी दोस्त? अमेरिका से शुरू हुई थी वैश्विक महामंदी। इसको क्या बोलेंगे? आपका जो भी आपका ग्लोबली डिप्रेशन आ जाए, मतलब अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाए, दुनिया बहुत कमजोर हो जाए। ऋतिक जी बहुत थैंक यू। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मलाकर जी ने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है भैया। उन्होंने लिखा है खुद से बड़ा टीचर कोई नहीं होता। ये बहुत अच्छी बात आपने लिखी है और ये सत्य बात है। जब आप खुद को मतलब मॉडिफाइड करेंगे ना, वर्ड होता ना तलाशना, हालात बदलने के लिए खुद को तलाशो पहले तो, कि मैं कहाँ पर हूँ, खोज लिया अपने आप, अब अपने आप को तराशो। तराशो का मतलब होता है मॉडिफिकेशंस। अब मॉडिफाई करो, अच्छा इसमें और क्या हो सकता है। जब आप इस तरह से सोचने लग जाएंगे ना, तो मैं ये कहता हूँ कि सब बेहतरीन हो जाएगा, सब कमाल हो जाएगा। ठीक है। मेगा प्राण जी देख लेंगे उसको। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, ये आ गया सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड बोलते हैं। सेबी का पूरा नाम पता होना चाहिए, सेबी का। ठीक है। कब इसकी, क्या पूछ रहा, स्थापना कब हुई? तो 1992।
क्या बोलेंगे? 1992 भैया हम इसको लिख देंगे, कोई इसमें हमको दिक्कत नहीं होगी। कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? मुंबई में है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और जब एक्ट के लिए पूछेगा तो क्या बोलेंगे? 1988। निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है? एक्सचेंज है, पहला स्टॉक एक्सचेंज है, बोलेंगे। सर जी बैच की वैलिडिटी बढ़ देना बच्चा, एग्जाम तक होती है, टिल एग्जाम। आप एक बात सोचो, आप ये कहते हो भैया मैंने लेट परचेज किया, मेरी बात समझना, आप ये कहते हो भैया मैंने लेट परचेज किया, ठीक है, तो हम तो पहले लेके आए ना, गलती आपकी भी नहीं है। आप आए, आपको पता चला, आपने इसको परचेज किया। अब अगर ये बना रहेगा ना, मान के चलो इसको लेट तक रख लें, तो फिर ये सबके लिए रहेगा। और जब ये सबके लिए रहेगा तो फिर इसको आके कोई ना कोई ऐसे कभी ना कभी परचेज करता रहेगा, फिर वो कहेगा भैया इसको और लेट तक रहने दो, मैंने तो अभी परचेज किया है। तो इसीलिए बैच को वो बंद ही करना पड़ता है, बैच को बंद ही करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि उसकी लिमिट होती है। और हमारे तो पहले ही आप लोगों को पता है बैचेस कैसे हैं, वहाँ टीचर मेहनत करते हैं। ऐसे नहीं है कि भाई टीचर आपका खड़े होकर के कुछ भी चल रहा है, क्लासेस नहीं हो रही हैं, छुट्टी हो जा रही हैं, बंद हो गया आपका, वहाँ टीचर की जो डेडिकेशन है और मेहनत है वो आपको साफ दिखता है। तो उतना कॉपरेट किया करो भाई आप। तो एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, 1875, 1875, 1875, ठीक है। और याद रख लेना जैसे एनएससी है, ये भी बॉम्बे का तो मुंबई में हो गया। एनएससी क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना ये भी मुंबई में है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी जो है साथी वो कहाँ पर है? 1992 में स्थापित हुआ था भैया जी, ये भी मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है, ठीक है। किसके लिए? वायदा बाजार है, वायदा बाजार, जानते हो ना स्टॉक, वायदा बाजार, इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, बाजार। आप भी बाजार की समझ रखना। और मैं तो ये चाहूंगा जब आप स्टूडेंट, अभी नहीं, जब आपकी जॉब हो जाए, जॉब हो जाए, जब आपके पास कुछ ऐसे पैसे आ जाएं कि जिनके खोने से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे मंथली के आपके 2,000, 4,000, 5,000 रुपए, और ऐसे नहीं किसी के कहने से, आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन के देखना अपने जीवन में। लोग सोचते हैं ना कि पैसा कैसे कमाया जाए, उसके लिए लोग भ्रष्टाचार का साथी बनते हैं। लोग सोचते हैं कि यार मैं तो सरकारी नौकरी लगूंगा, और बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि इनके पास जो पैसा आ रहा है ना, ये करप्शन से आ रहा होगा। लेकिन आप उस पैमाने को बदलना, जब आप जॉब पे आपको लगे आप सेटिस्फाई हो चुके हैं, अब इससे आगे आपको पढ़ाई नहीं करनी, तब आप इकोनॉमी की पढ़ाई करना, तब आप देश के बाजार को समझना, आप दुनिया के बारे में जो चल रहा है फाइनेंस को लेकर के उसको समझना एक बार, और एक अच्छे इन्वेस्टर बनना। तब आपको पता चलेगा कि आप, उसके लिए जॉब जरूरी है, क्योंकि वो पैसे आने जरूरी है। अब ये मत सोचना कि मैं तो इन्वेस्टर ही बनूंगा, इन्वेस्टर ही बनूंगा। तो मैं बना इन्वेस्टर काफी टाइम पहले, जब मेरे पास, मतलब पहले तो हम सोचते थे कि कब पैसे आएंगे और कब हम इन्वेस्टर बन पाएंगे। तो उसके लिए क्या है आपका कि धीरे धीरे आपके पास वो फंड्स आने चाहिए पहले। तो उसके लिए क्या है, एक मंथली इनकम होगी आपकी, गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी। आप करप्शन के साथ ही मत बनना, बेशक से आप प्राइड से अपनी जॉब करना, क्योंकि जब आप अपने गर्व के साथ में नौकरी को करेंगे ना, तो कभी भी माथा मस्तक नीचे नहीं होता है। और एक बार अगर गलती से शामिल हो गए तो पूरे जीवन भर किसी और को पता लगे ना लगे, खुद को तो पता होगा ना आपको, तो अपनी नज़रों में गिरोगे। और मैं ये मानता हूं कि अपनी नज़रों में गिर जाना सबसे बड़ी गिरावट है। बेशक आप पूरी दुनिया की नज़रों में उठे रहें, आप पूरी दुनिया की नज़रों में गिरे रहें, लेकिन आप अपनी नज़रों में उठे हुए हैं, वो वास्तविक ऊंचाई है जो आप अपने जीवन में हासिल करते हैं, है ना। तो तब आप इन सब चीज़ों को समझना, इनकी स्टडी करना, क्या निफ्टी होता है, कंपनी कैसे वे करती है, कैसे शेयर के प्राइस जाते हैं, क्यों ही जाते हैं, क्या घटनाएं देश में हो सकती हैं, भविष्य में क्या हो सकता है, ठीक है। तो फिर वहाँ लिमिट नहीं है, क्या हो जाता है। ऐसे भी लोग हैं जैसे नवीडिया जैसे शेयर थे, ठीक है, और कोई लड़का था वो न्यूयॉर्क का, उसने इन्वेस्ट करे एक ही दिन में, एक ही दिन में उसने आपका लगभग 400 करोड़ रुपए कमाए। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 400 करोड़ गंवाए भी, दोनों ही साइड है, ठीक है, मार्केट में ऐसा होता है। नहीं, सेबी के लिए दोस्त 1988 जब आएगा ना, मेरी बात सुनिए, उसमें 1988 ऑप्शन नहीं है, देखो ये वाला क्वेश्चन,
मैंने आपको वहीं पर किया था। इसका मतलब होता है वो एक्ट को पूछना चाहता है हमेशा। बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1988 में, 1988 में, ठीक है, 1988 में हुई थी। और जब वो इस तरह के ऑप्शन को नहीं देता है तो क्या बोलता है? हमेशा 1992। ये दोनों चीजें देखनी है। एक ही ईयर को देता है वो, एक ही ईयर को देता है। एफडीआई का अर्थ क्या है, बोलो भाई। एफडीआई का अर्थ होता है, गुरुजी क्या आप हार गए? तो नहीं भैया, मैं ऐसा इन्वेस्टर नहीं हूँ, मैं बड़ा समझदार इन्वेस्टर हूँ। आगे आएंगे। एफडीआई का अर्थ क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मेरे एक दोस्त ने सिखाया था मुझे, उसने बड़ी मेहनत की थी मेरे साथ, मतलब सीखा था मैंने उससे। और दोस्त था मेरा, एक सीआरपीएफ में है, बचपन का दोस्त था मेरे, तो उसको बहुत अच्छी नॉलेज थी। तो वो सिखाता था मुझे कि पहले ये देख, ये देख, ये देख। उसने क्या मतलब लगभग कम से कम टिप्स दी होंगी मुझे, साल 1.5 साल। आपसे पहले की बात बता रहा हूँ मैं, 2020 की तुमको। एफडीआई का अर्थ क्या होता है? तो क्या होता है? एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्लास पाएंगे आप। एफ डी आई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। विदेश से जो पैसा आकर के हमारे देश में इन्वेस्ट करते हैं लोग, है ना। आज 50 करेंगे और कल फिर 50 करेंगे। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? प्राथमिक घाटा किसको कहते हैं? प्राथमिक घाटा क्या होगा बताएंगे? राजकोषीय घाटा और साथ में साथ ही ब्याज का संतुलन, या राजकोषीय घाटा में से हम आपका जो इंटरेस्ट है उसके पेमेंट को घटा दें। तो क्या होता है? राजकोषीय घाटा, जितना भी हमको घाटा हुआ है, ठीक है, पूरे देश को, उसमें से अगर ब्याज के भुगतान को घटा दिया जाए तो प्राइमरी डेफिसिट निकलता है। राजकोषीय जो नीति होती है किसी भी देश की, जो फिस्कल पॉलिसी है, मतलब हम अपने देश की बात करेंगे, तो इसका फिस्कल पॉलिसी किसकी नीति होती है? गवर्नमेंट की होती है, जिसमें सरकार को सब कुछ देखना होता है। आरबीआई नहीं, ना आरबीआई ना नाबार्ड, क्या बोलेंगे, जिसमें गवर्नमेंट को देखना होता है कि कैसे हम अपने देश को स्थिरता दे सकते हैं, स्टेबिलिटी दे सकते हैं, क्या खर्च है, कहाँ पर खर्च करने होंगे, कितना घाटा चल रहा है, कितना पैसा है, कितना कर्ज है, इस सब का एनालिसिस करना होता है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो अपना ख्याल रखिए बहुत सारा, और कल फिर 50 प्रश्नों को करेंगे। और जल्दी ही एग्जाम भी दोस्त आपका आने वाला है, कल लास्ट कर देंगे इसको। और बस ऑल द बेस्ट कह सकता हूँ कि जो साथी ब्राइट माइंड के स्टूडेंट हैं वो जल्दी सफल होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। जो ब्राइट माइंड के स्टूडेंट नहीं है, मेहनत करके खुद को ब्राइट माइंड आप भी बनाइए। और अभी आपको लगता है कि आप पीछे हैं, तो पीछे होने से मतलब नहीं होता है, सतत परिश्रम से मतलब होता है। एक कंटिन्यूअस वे में आप आगे बढ़ रहे हैं, ये बड़ी बात होती है। कहते हैं ना कि धीरे धीरे ही चलें पर रुकना नहीं है। तो जब वो हैबिट हो जाएगी तो धीरे धीरे आप भी सफलता के पास तक पहुंचेंगे। तो सक्सेस तो मिल जाती है, ये किसी भी फील्ड में मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपकी नेक नीयत, मेहनत, ईमानदारी, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होनी चाहिए, तो आप चमकेंगे और सबसे ज़्यादा चमकेंगे। ख्याल रखिए अपना बहुत सारा, मिलते हैं कल। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।